साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमारे देश के प्रसिद्ध गजल गायक, हिंदी गजल के जनक दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां 1940-50 के दशक में आम जन की आवाज बनकर के उभरी थी। और यह गजल और यह लाइन केवल तत्कालीन समय में ही नहीं, बल्कि हर समय में, प्रत्येक युग में जब भी जनता जागरूक हुई है तो राजनीतिक सत्ताओं के सिंहासन हिल गए और सत्ता को छोड़नी पड़ी है। जब जब राजनीतिक सत्ताएं सत्ता के बदले में चूर होकर के जनता के हितों की अनदेखी किया है तो वही हश्र होता है जो आज नेपाल में देखने को मिला है। नेपाल में एक क्रांति चल रही है जिसे जेन जेड अर्थात जनरेशन जेड क्रांति कहा जाता है। वास्तव में एक युवा क्रांति है। इस क्रांति की शुरुआत 5-6 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा देने से शुरू हुई। लेकिन इसके पीछे जो ये आंदोलन चल रहा उसके पीछे का कारण कुछ और है। ये बात सही है कि जब जनता की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया, सोशल मीडिया को बैन किया गया, तो नेपाल की जनता, खासकर युवा, जो कि आज के युग में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया उनके दिलों की धड़कन बन गई, उनकी आवाजें बन गई, उनका करियर बन गया और उनके लिए एक कनेक्शन की लाइन बन गई। कल्पना करना भी असंभव हो गया है कि इस युग में डिजिटल सिस्टम्स को बैन कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो आम जनता उसे अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी ही मानती है। इसी पाबंदी के चलते नेपाल में युवाओं ने एक क्रांति पैदा कर दी और यह क्रांति केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य करना पड़ा। इवन तो देश छोड़कर छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। संसद और राजनीतिक भवन में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और कई लोग मारे भी गए, ऐसा चर्चा में है। क्या कारण है कि नेपाल में इतनी अशांति, इतनी अनरेस्ट हो गई? बात सत्य है कि वहां सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, वहां से असंतोष का जन्म हुआ और ये असंतोष एक व्यापक क्रांति का रूप ले लिया है। इसके पीछे वही दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, ये सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, जातिगत भेदभाव के कारणों से परेशान होकर के इस क्रांति को ला दिया। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये नेपाल का सिस्टम कैसा था, किस प्रकार की वहाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। वास्तव में नेपाल का लंबा इतिहास है, प्राचीन काल से इनका इतिहास है। लेकिन ये राजशाही की हम अगर आप बात करें तो सन 1768 में पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा गोरखा वंश की स्थापना की गई और यह राजशाही 1990 तक चलती रही। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आई, राजशाही चलता रहा। और 1990 के बाद इसमें परिवर्तन भी हुआ और संसदीय लोकतंत्र और राजशाही दोनों साथ लेकर चलते रहे। लेकिन इसी दौरान जनता में असंतोष भी पनपा। कारण वही जो सामाजिक और राजनीतिक कारण होते हैं। राजनीतिक असमानताएं, जातिगत असमानताएं, महंगाई, बेरोजगारी और जनता की हितों की अनदेखी करने के कारण माओवादियों का प्रवेश हो गया। माओवादियों ने ये जो जनता की जो लोकतांत्रिक हितों को अनदेखा किया गया, तो माओवादियों ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना करके जनता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, वही महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत असमानताओं को लेकर के। इसे पीपुल वार्स कहा गया और ये चलता रहा। और 2001 में वहां के राजा वीरेंद्र शाह को दरबार में ही उनके परिवार सहित पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तब से वहां की जनता पर, राजशाही पर भरोसा
कम हो गया। ये पीपुल वार मूवमेंट अर्थात माओवादियों का आंदोलन चलता रहा। कमल दहल प्रचंड आए और भी लोग आए, बाबूराव भट्टाराय जी आए और ये सत्ता अभी इन्होंने संभाला। और 2008 में अंतिम रूप से नेपाल में राजशाही अर्थात राजाओं का शासन खत्म हो गया और नेपाल एक रिपब्लिक बन गया, गणराज्य बन गया और माओवादियों का शासन हो गया। लेकिन कहते हैं कि सत्तासीन लोग मदों में चूर होकर के आम जनता की अनदेखी कर देते हैं। यही हाल नेपाल में हुआ। माओवादियों की सरकारों ने आम जनता के हितों की अनदेखी कर दी और जब जनता ने आवाज उठाना शुरू किया तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। अतः युवा विद्रोह पर उतर आए और विद्रोह का परिणाम यह निकला कि नेपाल में एक असंतोष की स्थिति बन गई, अव्यवस्था की स्थिति बन गई। वर्तमान में वहां सैनिक शासन लागू है, सेना ने कमान संभाल रखी है और राजनेताओं को देश छोड़ के भागना पड़ा। वहां के जो गवर्नमेंट है के पी शर्मा ओली, उनको देश छोड़ना पड़ा। ये चूंकि हमारे पड़ोसी देश है, पर हमारे पड़ोसी देशों में इस तरह के जब असंतोष की स्थिति पैदा होती है तो हमारे देश को भी परेशानी उठाना पड़ता है। हाल ही में पिछले साल बांग्लादेश में ही स्थिति बनी थी जब शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था। 2022 में श्रीलंका में हुई थी। बढ़ती हुई महंगाई के कारण राजपक्षे जी को सिंहासन खाली करना पड़ा था। और अब नेपाल में, इससे भारत तो हमेशा बड़ा ही स्वाभाविक देश है जो दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलने वाला देश है। लेकिन जब भी हमारी नेबरिंग कंट्री को हमारी नीति है, हमारी पॉलिसी है कि हमारे पड़ोसी हमारे के लिए प्रथम है, उनका हम करेंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में विद्रोह हुआ है उससे हमारे देश में शरणार्थियों की समस्या पैदा होगी और भी ये अनरेस्ट, चूंकि हमारे पड़ोसी देश है, इसे असंतोष से जो व्यापार को लेकर के और जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, सामाजिक और कल्चरल व्यवस्थाएं हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। तो पूरी दुनिया के लोगों को देखना चाहिए, इन सब चीज से सबक लेना चाहिए कि जनता जागरूक है। जनता के लोकतांत्रिक हितों को, जनता के हितों को और उनके लिए, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनती है, सरकारों को सत्ता सौंपती है, सत्ता जनता की ही होती है। अतः जनता के हितों को अनदेखी करने से ऐसी ही युवा क्रांतियां होती हैं। दुनिया में ऐसी ही क्रांति हुई, चाहे वो अरब स्प्रिंग क्रांति हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बास्टील का पतन हो, या हाल ही में हमारे जो पड़ोसी देश है वहां की क्रांतियां हो। याद रखें हम, लोकतंत्र, सत्ता जनता के लिए ही है। अगर जनताओं के हित का हम अनदेखी करते हैं तो फिर वही होता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिंद।